हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेज क्लास। पिछले क्लास में हमने देखा था कॉन्साइनमेंट प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस देखा था। तो आज के क्लास में हम देखेंगे थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट कैसे होता है और थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट हम कब यूज़ करते हैं और उसकी सारे जो डिटेल्स हैं हम जानेंगे आज के वीडियो में। उसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, हम कैसे जो थर्ड पार्टी प्रोसेस है उसको मैप करते हैं, वो सारी डिटेल्स जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस काम कैसे करता है आप सभी को पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट का जो हमारा प्रोसेस एक्सप्लेनेशन है वो आप जाके आई बटन से चेक कर सकते हैं। थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस काम कैसे करता है। तो नॉर्मली थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट होता क्या है, तो नॉर्मली काफ़ी सारे जो जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट हो गए, तो वो लोग क्या करते हैं, ना ही प्रोडक्ट कोई भी मैन्युफैक्चर करते हैं ना ही उसको परचेज करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ आपका जो है ऑर्डर आपसे ले लेते हैं और आपका जो ऑर्डर है उसको वो फॉरवर्ड कर देते हैं सप्लायर के पास। तो सप्लायर या फिर मैन्युफैक्चरर जो भी मटेरियल को प्रोड्यूस करता होगा वो क्या करेगा, डायरेक्टली आपको आइटम जो है वो आपको शिप कर देगा आपके एड्रेस पे। और जो बिलिंग या फिर पेमेंट होगा वो हमारा जो हमारा थर्ड पार्टी रहेगा वो हमारा बिलिंग करेगा। तो जैसे कि आप कोई भी मटेरियल परचेज करते हो अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से, तो आप नॉर्मली क्या करते हो, आप ऑर्डर प्लेस करते हो अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे। तो आपका जो ऑर्डर है, जो आपका परचेज ऑर्डर है, वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है अमेजोन पे। अमेजोन क्या करता है, उस परचेज ऑर्डर को जो कि उसके लिए सेल ऑर्डर होता है, तो वो सेल ऑर्डर को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है अपने वेंडर के पास। काफ़ी सारे जो वेंडर लिस्टेड होते हैं वहाँ पे वो फॉरवर्ड करता है। तो वहाँ पे वेंडर क्या करता है, वेंडर आइटम को सप्लाई करता है आपके पास। और जो बिलिंग होता है, बिलिंग कहाँ से आता है, फ्लिपकार्ट से आपकी तरफ को जो बिलिंग आता है, आप फ्लिपकार्ट को या फिर अमेजोन को पेमेंट करते हो। अमेजोन फिर वो पेमेंट को जो है वो फॉरवर्ड करता है अपने वेंडर के पास। तो ये थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट में हमारा प्रोसेस कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। तो सपोज हमारा सबसे पहला जो प्रोसेस है, इसमें हमको मटेरियल मास्टर क्रिएट करना है। मटेरियल मास्टर क्रिएट करना है कौन से मटेरियल टाइप यहाँ पे होगा, मटेरियल टाइप जो रहेगा वो रहेगा HAWM मटेरियल टाइप। तो ये HAWM मटेरियल टाइप जो रहता है वो रहता है ट्रेडिंग गुड्स के लिए। तो यहाँ पे हमारा पहला जो है, हमको मटेरियल मास्टर क्रिएट करना है। फिर दूसरा क्या करना है हमको, फिर उसके बाद हमको एक सेल ऑर्डर एक जनरेट करना है जिसका टी कोड है VA01 में जाके आपको सेल ऑर्डर क्रिएट करना है। फिर सेल ऑर्डर क्रिएट होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है एक PR जनरेट हो जाता है। जब आप सेल ऑर्डर को सेव करोगे ऑटोमेटिकली एक PR जनरेट हो जाएगा। वो कैसे होगा हम जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उस टाइम में देखेंगे। तो यहाँ पे जब आपका PR क्रिएट हो जाएगा, नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपको क्या करना पड़ेगा, PO विथ रेस्पेक्ट टू PR करना पड़ेगा। तो ये हो गया नेक्स्ट प्रोसेस। फिर आपको जब आपने PR किया है तो PR के सेटिंग के हिसाब से, अगर आपने PR में PO में अगर आपने गुड्स रिसिप्ट सिलेक्ट किया होगा, गुड्स रिसिप्ट अगर आपने सिलेक्ट किया होगा तो आपको गुड्स रिसिप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने गुड्स रिसिप्ट सिलेक्ट नहीं किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे इनवॉइस करना पड़ेगा। तो सेम हमारा जो गुड्स रिसिप्ट के लिए माइगोटी कोड होता है और इनवॉइसिंग के लिए माइरोटी कोड होता है। तो ये है हमारा प्रोसेस। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस के बाद हमको एक बिलिंग करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, बिलिंग करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मली हमारा हमारा जो प्रोसेस फ्लो है, जो हमारे थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट के लिए ये प्रोसेस फ्लो है। तो हम यहाँ पे सपोज टेस्ट केस बना लेते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है तो हमको सबसे पहले जो है मटेरियल मास्टर क्रिएट करना है सेल्स एंड परचेजिंग व्यू में क्रिएट करना है। फिर उसके बाद जो है तो उसके बाद जो है हमको क्या करना है, सेल ऑर्डर क्रिएट करना है। VA01 में हमको सेल ऑर्डर क्रिएट करना है। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है यहाँ पे VA01 पे यहाँ पे ले लेते हैं ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक पीआर क्रिएट होगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है PO विथ रेस्पेक्ट टू पीआर हम बनाएंगे। फिर हम GR बनाएंगे। फिर हम IR बनाएंगे। फिर बिलिंग करेंगे। तो ये हमारा नॉर्मल जो प्रोसेस है। तो यहाँ पे सेल ऑर्डर VA01 में होता है, PO आपको पता होगा ME21N पे हम क्रिएट करते हैं। फिर हम यहाँ पे GO करेंगे MIGO में। फिर हमारा IR का जो प्रोसेस है वो है MIRO। और यहाँ पे बिलिंग के लिए हम जो टी कोड यूज़ करेंगे वो है VF01। तो ये हमारा नॉर्मली जो है टेस्ट केस है। तो चलिए हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर ये जो सिनेरियो है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम SAP के स्क्रीन में जाते हैं। तो सबसे पहले हम MM01 में जाते हैं। तो MM01 में हम यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो रिटेल ले लेते हैं और यहाँ पे मटेरियल टाइप जो है वो ट्रेडिंग गुड्स ले लेते हैं। तो आप OMS2 में जाके चेक कर सकते हैं कि ये ट्रेडिंग गुड जो है इसका मटेरियल टाइप जो है वो HAWA रहेगा। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। तो हम सपोज यहाँ पे OMS2 में जाते हैं। तो OMS2 पे यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो HAWA मटेरियल है वो ट्रेडिंग गुड्स के लिए है। तो यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं। तो अभी हम इसको जो है बेसिक डेटा 1 परचेजिंग और जनरल प्लांट व्यू डेटा है और यहाँ पे हम सेल्स का जो डेटा है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जाते हैं। तो यहाँ पे प्लांट जो है हम 1000 प्लांट ले लेते हैं क्योंकि सेल्स के लिए काफ़ी सारा जो व्यूज़ है और काफ़ी सारा जो सेटिंग्स है उसको करना पड़ता है। तो वो हमारे जो प्लांट के लिए जो प्लांट हमने बनाया था उस पर इनकॉन्सिस्टेंट रहेगा। तो उसके लिए हम प्लांट जो है उसको 1000 ले लेते हैं। स्टोरेज लोकेशन 00001 रहेगा और यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन भी 1000 रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो 10 रहेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो मटेरियल नंबर है 1269 दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे सपोज टेस्ट मटेरियल थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे सपोज हम टेस्ट मटेरियल थर्ड पार्टी ले लेते हैं। बेस यूनिट ऑफ मेजर जो है उसको केजी में ले लेते हैं। मटेरियल ग्रुप कोई सा भी आप एग्जिस्टिंग ले सकते हैं या फिर आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमको यहाँ पे सेल्स का जो फर्स्ट यहाँ पे व्यू है उस पे यहाँ पे डिवीजन में हमको 00 लेना है। तो यहाँ पे आप डिवीजन चेक कर सकते हैं। डिवीजन में यहाँ पे हम 00 ले रहे हैं और यहाँ पे आपको टैक्स डेटा में टैक्स यहाँ पे आपको 4 टाइप का टैक्स मिल जाएगा जो हमारा टैक्स कोड है। टैक्स क्लासिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे जैसे कि जीरो टैक्स, फुल टैक्स, हाफ टैक्स एंड लो टैक्स रेट मिल जाएगा। आप कोई भी टैक्स यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नो टैक्स कोड लिया, नो टैक्स कंडीशन लिया है। तो यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सेल्स डेटा का जो 2 का जो व्यू रहेगा तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ग्रुपिंग टर्म है यहाँ पे जनरल आइटम कैटेगरी ग्रुप जो है इसको आपको लेना है, BANS लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं BANS जो है
BANS जो है वो थर्ड पार्टी आइटम के लिए है। तो यहाँ पे आपको जनरल आइटम कैटेगरी ग्रुप जो है वो BANS लेना है, और आइटम कैटेगरी ग्रुप जो है उसको भी सेम आपको BANS लेना है। तो यहाँ पे आप BANS लेने से थर्ड पार्टी जो आइटम कैटेगरी ग्रुप सिलेक्ट करते हैं उसका क्या इफेक्ट आएगा, हम नेक्स्ट जब हम प्रोसेस करेंगे, जब हम सेल्स ऑर्डर जनरेट करेंगे उस टाइम में हम देखेंगे ये जो BANS के लिए हमारा क्या चेंजेस हो रहा है। तो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेल्स जनरल प्लान्ड व्यू है, यहाँ पे हमको शिपिंग डेटा में, जैसे कि हमारा यहाँ पे अवेलेबिलिटी चेक जो है, यहाँ पे जनरल डेटा में अवेलेबिलिटी चेक जो है यहाँ पे 01 लेना है। तो यहाँ पे डेली रिक्वायरमेंट, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी चेक होता है। ये अवेलेबिलिटी चेक नॉर्मली आपका होता है जब आप पिकिंग के लिए डालोगे, मतलब कोई भी आपका सेल ऑर्डर जनरेट हुआ तो उसके लिए आप डिलीवरी जनरेट करोगे, तो डिलीवरी जनरेट करने के लिए कौन सा आइटम पहले पिक करेगा उसके लिए यहाँ पे अवेलेबिलिटी चेक होता है। तो यहाँ पे हमने 01 ले लिया है डेली रिक्वायरमेंट के लिए। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ग्रुप और लोडिंग ग्रुप ये दोनों ज़रूरी है। आप कहाँ से ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं और लोडिंग करना चाहते हैं ये आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये SD रिलेटेड डेटा है, यहाँ पे इतना ज़्यादा हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग डेटा जो है हम वो ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे परचेजिंग ग्रुप जो है उसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्लांट डेटा या फिर स्टोरेज डेटा में कुछ भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी डेटा, थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट के लिए हम मटेरियल जो है अपने स्टोर में नहीं रखेंगे, तो उसके लिए हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा अकाउंटिंग व्यू है, यहाँ पे मूविंग एवरेज प्राइस लिया हुआ है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और प्राइस जो है हम सपोज इसको स्टैंडर्ड 100 ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मटेरियल जो है वो क्रिएट हो गया है। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम जाते हैं /n VA01 में। तो हम यहाँ पे ओनली टेस्ट प्रोसीजर के लिए सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। नॉर्मली हमको कोई भी सेल्स ऑर्डर कभी भी क्रिएट करने के लिए नहीं रहता है, वो SD का काम है। अगर मैनुअली भी करना पड़े तो वो SD साइड का काम है, या तो फिर वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर टाइप है वो स्टैंडर्ड ऑर्डर है OR। तो यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है 1000 है, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10 है, और डिवीजन 00 है। तो हम इसको एंटर करते हैं। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे सोल्ड टू पार्टी, मतलब आपका जो कस्टमर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सपोज 1000 ले लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमको अपना आइटम डालना पड़ेगा जो कि 1269 है, और यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी सपोज हम 100 का डाल देते हैं, और यहाँ पे प्लांट जो है हम 1000 ले लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको शिप टू पार्टी बता रहा है, जो कंपनी है वो है बेकर बर्लिन के लिए यहाँ पे शिप टू पार्टी बता रहा है। तो यहाँ पे 3 है, इसलिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका जो शिप टू पार्टी है वो कौन सा है। तो हम यहाँ पे जो हमारा बेकर बर्लिन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा मटेरियल जो है ये हमको बता रहा है कि हमारा जो मटेरियल है वो इस लैंग्वेज में मेंटेन नहीं है, तो हम इसको इस लैंग्वेज में मेंटेन कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको MM02 में जाना है, और यहाँ पे मटेरियल डालना है। मटेरियल डाल के यहाँ पे आपको जो है वो व्यू लेना है, और यहाँ पे प्लांट जो है वो 1000 लेना है, स्टोरेज लोकेशन लेना है। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल डेटा पे जाना है, और यहाँ पे लैंग्वेज जो है यहाँ पे DE ले लेते हैं, और यहाँ पे सेम टेस्ट मटेरियल थर्ड पार्टी जो है इसको एंटर कर लेते हैं, और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमारा अभी जो मटेरियल है वो हमारा सेव हो गया है। तो अभी हम इसको एंटर कर लेते हैं। दोबारा से इसको एंटर करना पड़ेगा सारा डिटेल्स। तो हम जाते हैं /n VA01 में। तो हम यहाँ पे सेल ऑर्डर के स्क्रीन पे आते हैं, और यहाँ पे इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पे सोल्ड टू पार्टी जो है आपको, जो आपका कस्टमर है उसका यहाँ पे सोल्ड टू पार्टी में डालना है, और यहाँ पे हम मटेरियल नंबर ले लेते हैं, और यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी ले लेते हैं,
और यहाँ पे जो प्लांट है वो हम प्लांट ले लेते हैं, और यहाँ पे अमाउंट जो है वो हम 100 ले लेते हैं और इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट टू पार्टी जो आपका कंपनी है वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है। तो यहाँ पे बेकर बर्लिन जो है वो है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये वाला याद रखिए, आगे चल के हमको ये ज़रूरत पड़ेगा कि ये कौन सा कहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे प्राइसिंग का कुछ एरर आ रहा है, तो जब हम प्राइसिंग प्रोसीजर में जाएंगे उस टाइम में देखेंगे ये एरर क्या है। फिर भी इसके साथ, क्योंकि ये एरर नहीं दिखा रहा है, बस एक वार्निंग है, तो हम ये जो स्टैंडर्ड ऑर्डर है इसको हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आइटम कैटेगरी जो है वो TAS यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। तो ये TAS आइटम कैटेगरी कहाँ से आया है, हमने जो हमारा आइटम ग्रुप जो BANS हमने सिलेक्ट करके रखा था, कहाँ पे हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 2 व्यू में जो हमने सेव करके रखा था थर्ड पार्टी के लिए, उसके हिसाब से यहाँ पे आइटम कैटेगरी जो है वो टैश आ रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं TAS आइटम कैटेगरी जो है, तो TAS आइटम कैटेगरी जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी आइटम के लिए आ रहा है। तो हम इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आइटम कैटेगरी को डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप शेड्यूल लाइन पे जाएं, तो यहाँ पे शेड्यूल लाइन में आपका जो शेड्यूल लाइन कैटेगरी है यहाँ पे CS सिलेक्ट होके आ रहा है। ये भी सेम आपका जो थर्ड पार्टी के लिए जो हमारा TAS सिलेक्ट होके आया है, हमारा आइटम कैटेगरी लाइन पे आइटम कैटेगरी का जो हमारा TAS सिलेक्ट होके आया है, वहाँ से जो कॉन्फ़िगरेशन है TAS के लिए वो TAS का कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यहाँ पे CS सिलेक्ट होके आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है क्योंकि प्राइसिंग प्रोसीजर में थोड़ा इशू है, फिर भी हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे डिस्प्ले में चले जाते हैं। तो अगर हम इसके डिस्प्ले में जाते हैं और यहाँ पे हम ये आइटम को डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे शेड्यूल लाइन पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको परचेज रिक्विजिशन का जो यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे आपको एक परचेज रिक्विजिशन का नंबर मिल रहा है जो कि हमारा ऑटोमेटिकली एक रिक्विजिशन क्रिएट हुआ है। किसके हिसाब से, यहाँ पे जो हमारा शेड्यूल्ड आइटम लाइन CS लिया था उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक हमारा जो परचेज रिक्विजिशन है वो जनरेट हुआ है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो परचेज रिक्विजिशन का डिस्प्ले में जाके हम चेक कर सकते हैं हमारा जो ये PR जनरेट हुआ है वो किसके हिसाब से और कैसे जनरेट हुआ है। तो हम उसके लिए जाते हैं स्लैश, तो हम ME53N में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अदर परचेज रिक्विजिशन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो नया परचेज रिक्विजिशन है उसको डालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी है यहाँ पे 1 है, तो 1 का मतलब थर्ड पार्टी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मतलब थर्ड पार्टी होता है। तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी है वो थर्ड पार्टी में सिलेक्ट हुआ है। और यहाँ पे जो आइटम कैटेगरी है वो भी हमारा S यानी कि थर्ड पार्टी ही सिलेक्ट हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक मतलब स्टैंडर्ड होता है, K मतलब कॉन्साइनमेंट, L मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग, S मतलब थर्ड पार्टी होता है और U मतलब स्टॉक ट्रांसफर, D मतलब सर्विस होता है। ये आपको याद रखना है, कभी भी हम नेक्स्ट जो प्रोसेस करेंगे उस टाइम में आपको ये देखना रहेगा। तो यहाँ पे आप अकाउंट असाइनमेंट के टैब में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो GL अकाउंट है वो ऑटोमेटिक ट्रिगर हुआ है थर्ड पार्टी के हिसाब से। यहाँ पे जो हमारा आइटम कैटेगरी और अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे GL अकाउंट ऑटोमेटिकली ट्रिगर हुआ है। तो अभी हमको क्या करना है, इस PR के लिए हमको एक परचेज ऑर्डर बनाना है। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा /n ME21N में। तो यहाँ पे जाके लाइन आइटम पे हमको जो है हमारा परचेज रिक्विजिशन नंबर जो है उसको एंटर करना है और इसको हम एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन हम 1000 ले लेते हैं और हमारा वेंडर जो है उसको भी 1000 ले लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस प्राइस जो है 100 ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम अकाउंट असाइनमेंट के टैब में जाएं तो यहाँ पे आप GL अकाउंट देख सकते हैं। GL अकाउंट जो है ये हमारा कॉपी होके आया है, जो हमारे PR में था वही हमारा यहाँ पे PO पे भी कॉपी होके आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप डिलीवरी के टैब में जाएंगे
तो यहाँ पे अगर आप गुड्स रिसिप्ट करना चाहें तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट सिलेक्ट करते हैं तभी आप इसको गुड्स रिसिप्ट कर सकते हैं, वरना आप इसके लिए कोई भी गुड्स रिसिप्ट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली इसके लिए आपको इनवॉइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज हम गुड्स रिसिप्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि गुड्स रिसिप्ट में हमारा जो डिटेल्स है वो क्या आता है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम हमारा सिस्टम मैसेज जनरेट हो रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें थोड़ा इशू है। तो नॉर्मली यहाँ पे हमारा जो आउटपुट मैसेज है वो हमारा बना नहीं होगा। तो यहाँ पे नो मैसेज जनरेट फॉर आउटपुट परचेजिंग डॉक्यूमेंट, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे पीओ जो है वो क्रिएट हो गया है। तो अभी हम जाते हैं गुड्स रिसिप्ट करने के लिए। उसके लिए हम जाते हैं /NMI जियो में। तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है गुड्स रिसिप्ट परचेज ऑर्डर, और यहाँ पे हमने परचेज ऑर्डर जो अभी हमने क्रिएट किया है वो हम एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा जो गुड्स रिसिप्ट है हमने 101 से किया है। तो यहाँ पे आप वेयर टैब में देख सकते हैं हमारा जो प्लांट है वो हमारा 1000 का प्लांट है। और यहाँ पे परचेज ऑर्डर डेटा में जो आइटम कैटेगरी है वो थर्ड पार्टी के लिए है। और अगर हम यहाँ पे पार्टनर पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे दो चीज़ सिलेक्ट होकर आ रहा है, पहला जो है वेंडर सिलेक्ट होकर आ रहा है और दूसरा जो है वो कस्टमर सिलेक्ट होके आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो वेंडर है, वेंडर ही डायरेक्टली कस्टमर को जो है वो गुड्स सप्लाई करेगा। यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट पे भी आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा जीएल अकाउंट है वो हमारा पीओ से यहाँ पे कॉपी होके आया है। तो हम यहाँ पे आइटम ओके सिलेक्ट करते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंट ओके है, हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट हो गया है। तो इसके बाद हम जाते हैं /NMIRO में। यहाँ पे हमको इनवॉइसिंग करना है। तो इनवॉइसिंग के लिए हम यहाँ पे आज का डेट डाल देते हैं और पीओ में हमारा जो अभी का जो हमने पीओ जनरेट किया है उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लाइन आइटम है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स करते हैं। तो यहाँ पे नो अमाउंट ऑथराइजेशन फॉर कस्टमर्स और वेंडर इन कंपनी कोड 1000 के लिए बता रहा है। तो यहाँ पे जो ऑथराइजेशन है वो हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ पे आपका काम है कि आप यहाँ पे ऑथराइजेशन सेट करें आपके कंपनी कोड के लिए, उसके बाद आप यहाँ पे जो है इनवॉइस पोस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए टास्क रहा, आपको इनवॉइस पोस्ट करना है आके। तो इनवॉइस पोस्ट करने के बाद हमारा जो लास्ट स्टेप रहता है वो है हमारा बिलिंग क्रिएट करना। तो बिलिंग के लिए हमको जाना पड़ेगा /NVF01 में। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट में अपना जो सेल्स ऑर्डर नंबर है उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं और डालने के बाद बाकी सारा जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमको बता रहा है कोई भी बिलिंग डॉक्यूमेंट जो है वो जनरेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बिलिंग डॉक्यूमेंट जो जनरेट नहीं हुआ है उसका क्या प्रॉब्लम है, जो हमने फॉल्टी डॉक्यूमेंट सेव किया था, उसके लिए हमारा जो है यहाँ पे कोई भी डेटा शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप लॉग में देख सकते हैं, एडिट में जाके लॉग में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि डॉक्यूमेंट जो है वो इनकम्प्लीट है, तो बिलिंग जो है वो नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा जब भी डॉक्यूमेंट जो है वो ठीक से हम पोस्ट कर लेंगे तो उसके बाद जाके हम यहाँ पे बिलिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का सिनेरियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर ही पूछ सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।